जय हिंद साथियों, मेरा नाम यशवर्धन सिंह है और मुझे आप दुनिया के सबसे छोटे इतिहासकार के रूप में जानते हैं। और साथ ही में 2019 से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। और उसी के साथ में हम लोग की जो सीरीज थी पॉलिटी की राज्य व्यवस्था की, उसमें अभी तक हम लोग के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जो कि मेनली हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से थे रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को जाना और किस तरीके से भारत को आज़ादी मिली और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है, हम लोगों ने वो सब जाना। बट इन दोनों टॉपिक्स के सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग आज पढ़ेंगे, इस वाले टॉपिक एस और आपके एच हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से बीच में की टॉपिक आता है जो कि होगा आपका मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी के लिए मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसको सही समय पे पढ़ाऊंगा, बिकॉज अभी इसका ज्यादा रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा हिस्ट्री पे रिलेटेड होगा और बहुत ज्यादा रट्टू टोटा वाले उससे मैटर्स रहेंगे। उसमें ज्यादा से ज्यादा समझने का नहीं, ज्यादा से ज्यादा रटने का होगा। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि रटने वाले टॉपिक्स को या तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, आप पे छोड़ देता हूँ कि आप खुद ही जाके रटो, या फिर मैं आपको कहता हूँ कि मैं पढ़ा दूं लेकिन बाद में पढ़ाऊंगा जब सही समय होगा। तो जब हम लोग के टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने जा रहे होंगे, यानी फंडामेंटल राइट से पहले या फिर सिटीजनशिप से पहले, उस समय पे मैं आपको वो वाला टॉपिक समझा दूंगा। बहुत छोटा सा है, 20-25 मिनट का लेक्चर लगेगा, बहुत इजी होगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग आज का टॉपिक है हम लोग का सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सेलिएंट फीचर्स? सेलिएंट फीचर्स यानी कुछ यूनिक फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, कुछ ऐसे फीचर्स जिसके बिना हम लोगों का संविधान बन ही नहीं सकता। कुछ ऐसे अलग यूनिक फीचर्स। अब ऐसे तो कई सारे फीचर्स हैं हम लोगों के, हम लोग इसी तरीके से एक एक करके सारे के सारे फीचर्स को जानेंगे। थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा लेकिन बहुत मजा आएगा इस लेक्चर में। हम लोग का पहला जो सेलिएंट फीचर या फिर कोई एक यूनिक फीचर होगा वो होगा आपका लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा? लेंथीएस्ट, फिर आएगा आपका दूसरा शब्द रिटन और तीसरा शब्द आएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तीनों शब्दों को अलग अलग समझिए। लेंथीएस्ट सबसे ज्यादा लंबा, यानी सबसे ज्यादा लंबा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा है ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का। दूसरा रिटन यानी लिखित में होगा। अब लोग कहेंगे कि अरे ओ भाई साहब, संविधान लिखित ही तो होता है, ये कोई ना लिखा हुआ संविधान कब से आ गया? देखिए बात यह है कि कुछ ऐसे भी देश है जिन लोगों का एक रिटन, एक किताब में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। थोड़ा सरप्राइजिंग होगा, बट यूके, इससे हम लोग को आजादी मिली थी, ब्रिटेन के पास भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसके पास है एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बेसिकली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपके पास एक रहता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, एक कॉपी है। बट अनरिटन में दिक्कत ये होती है, दिक्कत क्या, वो उसके फीचर्स भी बताया तो होता क्या है उसमें। ये होता है कि आपके जो लॉज है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो आपके फंडामेंटल लॉज हैं, वो अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं, वो कोई एक यूनिफाइड जगह पे नहीं है, वो अलग अलग जगह पे कोई एक्ट है, कोई रेगुलेशन है, कोई सर्कुलर है, या फिर आपका अलग अलग कस्टम्स है। कस्टम्स जैसे कोई ट्रेडिशन हो गया कि भैया हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जरूरी नहीं कि हर चीज लिखी जाए, बट कन्वेंशन हो गया और अलग अलग चीजें हो गई। तो फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें रिटन नहीं होती। अनरिटन का मतलब ये होता है कि कई सारी चीजें जो हैं वो अलग अलग फैली हुई, कोई एक चीज, ये एक यूनिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं कि यही ही है हम लोग का फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ओके, लेकिन लेकिन जो आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें आपके पास दिक्कत ये होती है। दिक्कत क्या होती है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास कोई एक जगह नहीं होती, एक चीज नहीं होती, फैला हुआ है। ओके, तो कुछ ऐसी चीज होती है कि लेंथीएस्ट रिटन और लास्ट में आपका कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ओके, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड यानी उसको आप ना ही वायलेट कर सकते हो, ना ही आप उसको एब्रिज कर सकते हो, ना ही आप उसको उसके ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि उसके ऊपर से कूद के आप जा सकते हो, उसको आप पास नहीं कर सकते, वहीं पे रहेगा और आपको उसे गुजरना पड़ेगा और आपको उसको मानना पड़ेगा, आपको ओबे करना पड़ेगा। आप उसको लीव नहीं कर सकते, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, आपका कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये तीनों शब्द समझ में आ गए होंगे।
लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1949 का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर वाला, उसमें हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, बहुत बड़ा नंबर है, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। अब 2025 में हमारे पास 448 आर्टिकल्स अनुच्छेद हैं, 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल है। शेड्यूल बेसिकली हम लोग की एक लिस्ट होती है जो कि हम लोग को हेल्प करती है। जैसे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लास्ट में हम लोग एक लिस्ट डाल देते हैं, किसी भी किताब में कोई इंडेक्स डाल दिया, कुछ लिस्ट डाल दी जो ज्यादा से ज्यादा स्टैटिस्टिकल होते हैं, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होते हैं, या फिर हम लोग का जो बहुत ज्यादा डेटा बेस्ड होते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड, उसको हम लोग लास्ट में रखते हैं। उसी तरीके से हमारे संविधान में भी फाइनल में लिस्ट है, लास्ट में कुछ लिस्ट है जिससे हम लोग को अलग अलग टॉपिक, जैसे हम लोग कौन कौन सी यूनियंस और टेरिटरीज है, जिसमें सारी की सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को आप देखेंगे कि शेड्यूल किया गया है, लिस्ट किया गया है। तो लास्ट में हम लोग के संविधान की एक लिस्ट होती है। साथ में आप देखेंगे कि जितने भी अनुच्छेद है उनको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 है, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 1 आपका आ जाता है यूनियन एंड टेरिटरीज, आप देखेंगे पार्ट 4 डीपीएससी, पार्ट 4 है आपका क्या होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसी तरीके से पार्ट है, अलग अलग हिस्से हैं संविधान के। तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं पार्ट डिवाइड में आर्टिकल्स में, और आर्टिकल्स आके डिवाइड होते हैं आगे आके क्लॉज और सब क्लॉज में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम लोग का एक बहुत बड़ा देखेंगे कि इंक्रीज आया है आर्टिकल्स में, 395 से 448, पिछले 75 सालों में, 75 इयर्स में इतना बड़ा इंक्रीज। आप कहेंगे यार 75 इयर्स में अगर इतने सारे साल रहे, इतना सारा टाइम रहा है, इतने सारे अमेंडमेंट एक्ट आए, केवल 448 है, तो अभी तक इसका डबल हो जाना चाहिए था। लेकिन बात ये है कि इसमें प्लस माइनस होता रहता है। एक तरफ जहां आपके जो अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके आर्टिकल्स वो ऐड होते जाते हैं, वहीं एक जगह पे माइनस भी होते जाते हैं, ऑमिट होते जाते हैं, हटते जाते हैं, रिपील होते जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल्स आर्टिकल 31, उसके अलावा आपका आर्टिकल 19F, राइट। तो ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स थे हट गए, जो हम लोग की फ्रीडम से, उसमें फ्रीडम टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 भी हटा, और उसके अलावा आपका आर्टिकल 19F आपका फ्रीडम टू प्रॉपर्टी भी हटा, राइट। तो आप इसी वजह से देखेंगे कि इसमें प्लस माइनस होता रहता है, ये हमेशा का चलता रहता है कि कभी प्लस हो रहा है, कोई नया आर्टिकल आया, जैसे आपका आर्टिकल 21A कैपिटल ए, नॉट सब क्लॉज ए, क्योंकि सब क्लॉज है भी नहीं आर्टिकल 21 में। जब भी आपका एक नया आर्टिकल ऐड होता है तो उसमें कैपिटल ए लग जाता है, बट अगर आप बाद में ऐड कर रहे हो आपको ए ऑलरेडी हो चुका है। जैसे अगर हम लोग को आर्टिकल 21 है, हम लोगों ने उसमें अमेंडमेंट किया, आर्टिकल 21 कैपिटल ए जोड़ा। पहले आर्टिकल 21 क्या था, राइट टू लाइफ था, आर्टिकल 21 कैपिटल ए हो गया, नया आर्टिकल हम लोगों ने बनाया है, अब वो क्या हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया। अब कल को अगर हमें ऐड करना है कि राइट टू फूड, अगर हम लोगों ने रैंडमली राइट टू वोट अगर हम लोगों ने कर दिया कि उसको फंडामेंटल राइट बना दिया, राइट टू वोट को, तो वोट भी वैसे तो है ऑलरेडी, राइट टू वोट ऑलरेडी है, एक्सप्रेशन का ही पार्ट होता है, लेकिन अगर हम लोगों ने वोट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया जो कि ऑलरेडी है ही, अब देखें कि वोटिंग को अगर हम लोगों ने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐड कर दो, वो ऑलरेडी है, एक्सप्रेशन फ्रीडम टू एक्सप्रेस में आता है आपका वोटिंग, तो अगर आपने उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना है तो आपने कल को बी ऐड कर दिया, कैपिटल बी, फिर और हम लोगों को और ऐड करना है तो फिर कैपिटल सी, कैपिटल डी, ऐसे करके हम लोग का बढ़ता जाएगा। कोई एक ऐसा नहीं रहता कि सब क्लॉज बढ़ता गया, कैपिटल बढ़ता जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपकी बढ़ोतरी होती जाएगी। अब लोग कहेंगे कि यार इतना बड़ा क्यों इतना ज्यादा कर रहे हो यार, क्यों इतना ज्यादा है आपका, इतना भीड़ काहे को रखी है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन होने की, क्या है जरूरत है सबकी। बात ये आती है क्यों कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा है। पहली बात, हम लोग का सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्य स्तर पे हम लोग का राष्ट्रीय स्तर पे, प्लस हम लोग का लोकल लेवल पे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं। इसी वजह से आप देखेंगे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होने के नाते इसमें सारी की सारी चीजों को रिटर्न होना पड़ता है, क्योंकि आगे चल के थोड़ा सा ज्यादा लूप होल्स ना आए और लोग लूप होल्स का फायदा ना उठाएं, और इसी की वजह से कंफ्यूजन ना आए कल को। इस वजह से हम लोग को रिटर्न और क्लियर रखना पड़ता है, क्योंकि लॉ शुड बी क्लियर एंड रिटर्न, राइट। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, इस वजह से भी इसमें ज्यादा लॉज है। फिर जियोग्राफिकल फैक्टर्स, अब जियोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे, हर जगह की अलग अलग टोपोग्राफी, हर जगह का अपना अपना अलग अलग कल्चर है, कल्चर, रिलीजन और भाषाएं, इतना सब अलग अलग जब चीजें, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो आपको हर एक जगह पे आप एक ही लॉ थोड़ी डाल दोगे। जो उत्तर प्रदेश में लॉ चल रहा है, आप उसी सेम एग्जैक्ट लॉ को आप मध्य प्रदेश में नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां की सिचुएशन अलग है,
उत्तर प्रदेश के लॉ को आप वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल में नहीं लगा सकते, या फिर वेस्ट बंगाल के आप लॉ को राजस्थान में नहीं लगा सकते। अलग अलग सिचुएशंस है। इवन उत्तर प्रदेश और बिहार के लॉ में बहुत ज्यादा अंतर है। क्यों? क्योंकि राज्य अलग है, उनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंट जो उन लोगों की नीड्स है वो अलग अलग है, लोग अलग हैं, कल्चर अलग है। सिविलाइजेशन तो खैर भारतीय सिविलाइजेशन एक ही है, लेकिन तब भी लोग तो अलग अलग हैं ही ना। तो इसी वजह से हम लोग को अलग अलग लॉस चाहिए। इस वजह से भी हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। ओके, होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग ना। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या है? हम लोग का जो संविधान से पहले की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री जो मैंने आपको बताया, इसमें में इतने में ही इतने सारे लॉज हैं। आपने देखा होगा कि जब कंपनी रूल हटा तो केवल और केवल सिस्टम का आप नाम या फिर रंग बदल दो, उससे सिस्टम नहीं बदल जाता, सिस्टम तो वही चलेगा। तो अपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदल के उसको वाइसरॉय कर दिया, लेकिन वाइसरॉय तो है ना, वाइसरॉय ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, गंगाधर ही शक्तिमान है, राइट। तो आप इस वजह से देखेंगे कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जो आपका इवन जो आपका जीओआई एक्ट 1935 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसने हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन को कितना ज्यादा इफेक्ट किया। बहुत, वो भी बहुत ज्यादा बल्कि एक्ट था। इतने बड़े बड़े एस्पिरेशंस रख दिए कि वो हो ही नहीं पाया कुछ भी, कि इतना बहुत बहुत आइडियलिस्टिक था वो, राइट। तो आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, राइट। इस वजह से आप देखें कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऑलरेडी हम लोग के पास इतने ज्यादा बल्कि बल्कि लॉस थे, जैसे 1935 का ही एक्ट समझ लीजिए। और एट द एंड ऑफ द डे मोर और लेस आपकी संविधान सभा में, संवैधानिक सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लॉयर्स तो बहुत सारे थे भैया, जैसे नेहरू, जैसे पटेल, जैसे अंबेडकर, बहुत सारे लॉयर्स थे, भरे पड़े थे। वकालत करने वाले बहुत सारे भरे पड़े थे हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब लॉयर क्या सोचेगा? लॉयर अपने लॉ लॉ वाले सोच से, अपने लॉ वाली सोच से चलेगा कि हमें तो ऐसे रखना चाहिए, हमें ऐसे लिखना चाहिए, हमें ऐसी लीगल भाषा का यूज करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। वो अपने हिसाब से लिखेंगे। अगर वहीं पे आगे एक डॉक्टर बैठता तो फिर आप, वो कहता था नहीं यार इसको ऐसे सिंपल लैंग्वेज में लिखो, इसको थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिखते जाओ। लॉयर क्या कहेगा? इसको डिटेल में करो ताकि इसमें आगे जाके दिक्कतें ना आए, ये ना हो वो ना हो, और डिटेल में लिखो, और ज्यादा लीगल लैंग्वेज में लिखो। इस वजह से भी आपका जो ये है, ये बहुत ज्यादा बल्कि हो गया। तो इसमें कई सारे रीजन है, ये तो मैंने कुछ स्मॉल स्मॉल में शॉर्ट शॉर्ट में रीजन है ना, आपको कई सारे ऐसे लिख दिए हैं। लेकिन बात यही है कि हर एक देश की अपनी अपनी नीड होती है। यूएस की जो नीड्स हैं उसके पास ज्यादा दिक्कतें नहीं है, माना कि दिक्कतें हर देश के पास है, पर उसकी दिक्कतें और हमारी दिक्कतों में बहुत बड़ा अंतर है। वो एक डेवलप्ड नेशन है, हम लोग एक डेवलपिंग नेशन है। उस समय तो हम लोग की जो उस तरह की हम लोग की हालत थी वो और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा बेकार थी, सिविल वॉर की स्थिति थी, राइट। तो हम लोग को हर एक चीज डिटेल में लिखनी थी ताकि कुछ गलत ना हो जाए, आगे चल के कोई आगे चल के झड़प ना हो जाए, कोई बवाल ना हो जाए। तो इन सब चीजों को लिखने के लिए हम लोग को एक अच्छा सा संविधान चाहिए, एक अच्छा, एक लिखित में और एक डिटेल्ड में संविधान चाहिए, जो कि हमारी नीड्स को, हमारी एस्पिरेशंस को पाने में, अचीव करने में, हमारे गोल्स को अचीव करने में मदद कर सके। और इसी वजह से हमें एक संविधान की डिटेल और एक वेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, ताकि उसमें आगे चल के कोई ज्यादा से ज्यादा दोगलापन टाइप की चीज ना हो, आपको दो अपोजिट सिचुएशंस आ दिखे, एक यूनिफाइड भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिखे। इस वजह से आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बल्कि तो होना ही पड़ता है, बल्कि अगर आपको हर एक चीज को अच्छे से समझाना है, हर एक चीज को अच्छे से लिखना है, बल्कि तो होना पड़ेगा, नीड्स को तो आंसर करना ही पड़ेगा। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट सेलियम फीचर के ऊपर। तो साथियों, अब मैं आगे चलना चाहूंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि होगा हम लोग का बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन का टाइटल। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन को मैं ऐसे ऐसे करके क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्रिटिसाइजर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, उन्होंने कहा है कि अरे भैया ये तो संविधान तुम लोगों का बाहर से चुराया हुआ है। सच बात ये है कि व्हेन आवर नेशन वाज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, उस समय पे आप कुछ रेवोल्यूशनरी चीज को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, आपको बाहर के संविधानों से ही सीखना पड़ता, आपको बाहर के देशों में जो सिस्टम्स अच्छे से वर्क कर रहे थे, अच्छे से काम कर रहे थे, उन चीजों को सीख के अपने नेशन में लाने की जरूरत है, अपने मॉडल में डालना। हम लोगों ने जब सेक्युलरिज्म जैसा टॉपिक उठाया अपने संविधान में, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, इसको जब हम लोगों ने उठाया, हम लोगों ने फ्रेंच सेक्युलरिज्म या फिर वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, मैकियावेलियन सेक्युलरिज्म नहीं उठाया। हम लोगों ने ये नहीं उठाया, हम लोगों ने क्या उठाया? सर्वधर्म संभाव, एसडीएस, सर्वधर्म संभाव, गांधीयन आइडियोलॉजी। क्यों?
क्योंकि वही अच्छे से काम कर सकता था भारत में। यूसीसी को हम लोग तुरंत नहीं लाए, हम लोगों ने डीपीएसपीएस में डाला। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग उस समय पे ले आते, कुछ बड़ा कांड हो जाता और हम लोगों की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती और देश, जैसा कि मैंने कहा, इट वाज ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग और कोलैप्स भी हो सकता था। उस स्थिति में आप रन एंड टेस्टेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट को लाना चाहिए। उन स्थितियों में आपको क्रांतिकारी चीजें नहीं कर सकते, कुछ बहुत अनोखी और बहुत यूनिक चीजें नहीं ला सकते थे। ओके, तो पहला तो हम लोगों ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था उनका भी, कोई केस लॉ से निकला है। उसके अलावा फिर आके फंडामेंटल राइट्स, जो बिल ऑफ राइट्स आया, फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक हम लोगों ने यूएस से सीखा, और भी कई सारी चीजें, लेकिन ये मेन है। यूएसएसआर, सोवियत यूनियन से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया और 5 ईयर प्लान का जो पूरा मॉडल था, जिसको अब तो नहीं आता खैर, उसको हम लोगों ने वहां से लिया। आयरलैंड जो था, हम लोगों ने वहां से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपीस का जो कॉन्सेप्ट है उसको लिया। उसमें हम लोगों ने जर्मनी से इमरजेंसी का लिया, जिसका, और जिसमें आप देखेंगे कि इमरजेंसी के दौरान जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है, इसी का फायदा तो हिटलर ने भी उठाया था। कि उसने क्या किया, जैसे ही आपका वहां पे ब्रिटिश जो जर्मन पार्लियामेंट था, राइक्सटाग, जैसे ही वहां पे आग लगी, उसने इमरजेंसी लिया कि यार ये तो एक कम्युनिस्ट अटैक है, पॉलिश कम्युनिस्ट अटैक है, इमरजेंसी लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जो उसका मन किया उसने वो शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से देखेंगे कि जब हम लोगों ने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और इमरजेंसी वाला जो टॉपिक लिया है, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर आप देखें, वैसे तो इसको जर्मनी नहीं कहना चाहिए, इसको हम लोगों को कहना चाहिए वाइमार रिपब्लिक से लिया है, क्योंकि जर्मनी, नाजी जर्मनी के बनने से पहले वाइमार रिपब्लिक ही था। जर्मनी का नाम डॉइचलैंड नहीं था, जर्मनी नहीं था। डॉइचलैंड बेसिकली जर्मनी का जर्मन नेम होता है। उस समय पे वाइमार रिपब्लिक था। वाइमार रिपब्लिक उस समय तो नहीं था जब हम लोग को आजादी मिला और जब हम लोगों को संविधान मिलता था, लेकिन हम लोगों ने वाइमार रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज सीखी। साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने संविधान में जो हम लोग के संशोधन का जो पूरा पूरा प्रोसीजर होता है, हम लोग साउथ अफ्रीका से सीखा है। जापान से हम लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फंक्शनिंग होता है, किस तरीके से होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, उसको हम लोगों ने जापान से सीखा। फ्रांस से हम लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल बेस लिया, जैसे आपका रिपब्लिक का आपका प्रियम्बल देखेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो आप देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टे, इगालिटे, फ्राटर्निटी और रिपब्लिक इवन, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीजें वहां से सीखी। यूके, क्योंकि हम लोगों को वहां से आजादी मिल रही थी, और प्लस सबसे ज्यादा हम लोग का इम्पोर्टेंट क्या था, जीओआई एक्ट 1935, वहां से तो हम लोगों ने सबसे ज्यादा सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है। उसके अलावा हम लोगों ने यूके से क्या सीखा, वहां का एग्जीक्यूटिव, वहां का लेजिस्लेचर और वहां का कैबिनेट सिस्टम हम लोगों ने वहां से सीखा है, वहां से लिया भी है, वहां से सीखा भी है। बाई कैमरल लेजिस्लेटर्स, 2 सदन होंगे, अपर हाउस और लोअर हाउस, इसमें कोई हायरार्की नहीं की, अपर है ये लोअर है, बेसिकली आपका इस दोनों के दोनों इक्वल ही है। वो लोग कहते हैं कि ये राज्यसभा अपर है, लोकसभा नीचे है, ऐसी बात नहीं है, दोनों बराबर ही है, दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ही है। बस एक में स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और दूसरे में आप देखें कि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर, 2 सदन होंगे, अपर हाउस लोअर हाउस, वो हम लोगों ने यूके से लिए, जैसे वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। उसी तरीके से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी हम लोगों ने वहीं से ली। ऑसीज से, ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या लिया, कंकरेंट लिस्ट लिया, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और लास्ट में हम लोगों ने एक बीच में ऐड कर दिया कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें नाम से बोला है। उससे हम लोगों ने क्या किया, जिन संवैधानिक लॉज पे, जिन जो टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स पे, जिन पे हम लोग यूनियन और स्टेट दोनों लॉज बना सकते, स्टेट लिस्ट में जो है उस पर केवल राज्य बना सकते हैं, अपना जो राज्य के लेजिस्लेचर है वो अपने कानून पास कर सकते हैं। वैसे यूनियन जो है वो यूनियन लॉज पे अपने ला सकता है, यूनियन मैटर्स पे ला सकता है अपना लॉज, उस पर एक्ट पास कर सकता है। बट जो कंकरेंट में होगा वो दोनों के बीच में होगा, स्टेट भी यूज कर सकते हैं और यूनियन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे कि कंकरेंट लिस्ट का हम लोगों ने टॉपिक ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, कैसे, जब डेडलॉक होता है पार्लियामेंट में, जब हम लोग देखें कि लोकसभा पास कर रहा है या फिर राज्यसभा पास कर रहा है, पर दूसरा जो हाउस है वो नहीं मानता, दूसरे हाउस से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो जब भी इस टाइप का डेडलॉक होता है ना, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो एक जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, बोथ हाउसेस बुलाता है, जिसे दोनों हाउस बैठते हैं, फिर वोटिंग होती है और फिर देखते हैं क्या होता है।
तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट की डेडलॉक को हम लोग किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, और उसके अलावा आपका सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन होगा वो किस तरीके से फंक्शन करेगा, वो भी हम लोगों ने ऑसी से सीखा है, ऑस्ट्रेलियन से। और कुछ इस तरीके से हम लोगों का बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन का भी टॉपिक, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन का बोरोड फीचर्स का हम लोगों ने टॉपिक देखा, जिसको हम लोगों ने भारतीय रंग में, भारतीय ड्रेस में ढाला है। ये सारे के सारे आप टोटली सेक्युलरिज्म है, वो टोटली फ्रेंच सेक्युलरिज्म नहीं है, भारतीय सेक्युलरिज्म है, उसका नाम वेस्टर्न है, क्योंकि सच तो यही है कि जो पूरा वर्किंग है वो भारतीय ही है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का सेकंड फीचर्स या फिर सेकंड सेलियंट फीचर भी कवर हो जाता है। तो साथियों अब मैं आगे चलना चाहूंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि छोटा सा टॉपिक है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बेसिकली बात यही है कि हम लोग की फ्लेक्सिबिलिटी रिजिडिटी किस मैनर में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हेतु, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग को बदलाव लाने उसके हेतु। एक तरफ रिजिडिटी है जिसमें हम लोग का यूएस बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि 1776 में आजाद हुआ, फिर जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और आज 2025 तब भी इतने केवल 12 आर्टिकल्स, और उसमें भी इतने कम अमेंडमेंट्स, राइट। तो फिर इस तरह से वो बहुत ज्यादा रिजिड है, उसको आप चेंज करना बड़ा मुश्किल है। वैसे ही आपका फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है यूके में, जब उनका कोई एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है तो उनका जब मन करे वो बदलाव ला दे, राइट। इस वजह से उनके यहाँ तो ऑर्डिनरी लॉ टाइप ट्रीट किया जाता है। इंडिया में क्या है, इंडिया दोनों नहीं है, इंडिया ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, इंडिया दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। इंडिया मैंने बताया ना, इस इंडिया एक अलग तरीका लाता है। वैसे ही इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज होती है। स्पेशल मेजोरिटी हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के लिए काम करती है। आप देखेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी भी दो टाइप की होती है, राटिफिकेशन बाय स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट्स हो गए इसमें, 1/2 स्टेट्स, ओके, और बाकी आपका 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी विद प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनके 2/3 मेजोरिटी में आके स्पेशल मेजोरिटी आती है। फिर आपके अलग कानून आ जाते हैं, वो अलग कानून होते हैं जिसमें आपके ऑर्डिनरी मेजोरिटी भी लगती है, ऑर्डिनरी लॉस में आपकी सिंपल मेजोरिटी लगती है, यानी जिसमें आपको बस 50+1 वाला चाहिए होता है, 50+1 वाला 50%+1 होता है। आप 50% ले आए तब तो डेडलॉक हो गया ना, तो 50%+1 क्या होगा, यानी एक तरफ के बाद तो एक साइड की तरफ तो एक मेजोरिटी आ गई ना। इसी वजह से आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपका रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में भारत के संविधान ने कुछ इस तरीके से ब्लेंड लाया है, एक नई चीज को लाया है। तो साथियों अब मैं आगे चलना चाहूंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि होगा हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, या फिर जिसको आप वेस्टमिंस्टर सिस्टम के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है और पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल ये सब होता क्या है। यूएस में आप देखेंगे कि वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, वहां पे राष्ट्रपति की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, हमारे प्रधानमंत्री की होती है। ब्रिटेन में आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की होती है पॉलिटिकली, लेकिन अगर आप लॉज के हिसाब से देखें, हायरार्की के हिसाब से देखें, तो सबसे ऊपर कौन होते हैं, किंग और क्वीन होते हैं, रॉयल फैमिली। बट जो मेन लीडर होता है वो तो आपका पॉलिटिकल लीडर ही होता है, प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही जो यूके का पार्लियामेंट है उसको हम लोग वेस्टमिंस्टर कहते हैं। तो वेस्टमिंस्टर हॉल जो है, तो वेस्टमिंस्टर उस जगह का नाम है जहाँ पे वो पार्लियामेंट लोकेटेड है, और इस वजह से उस जो पूरा का पूरा सिस्टम है पार्लियामेंट्री, उसका नाम ही वेस्टमिंस्टर सिस्टम ही पड़ गया। अब होता क्या कि जो आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है ये सोचता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो डॉक्ट्राइन है इसको लाया जाए, जैसे एग्जीक्यूटिव अलग रहेगा, लेजिस्लेटिव अलग रहेगा और जुडिशरी अलग रहेगा। ये लोग साथ में नहीं आ सकते, ये अलग अलग रहेंगे, ये अलग अलग रहेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर्स होगा कि ना ये इसमें इंटरवीन करेगा ना वो उसमें इंटरवीन करेगा। वहीं आपका जो वेस्टमिंस्टर सिस्टम होता है ये दो कोर्स पे फोकस करता है, दो कोर्स यानी दो सीओज, मतलब दो को यानी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, इन दो कोर्स को अगर आप जोड़ेंगे और उसको आप लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की रिलेशनशिप में लाएंगे, उन दोनों को एड अप करेंगे कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ, तो आपका बन के निकलेगा वेस्टमिंस्टर सिस्टम। कैसे, आप इसमें देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच जो हार्मनी है ना उसको मेंटेन किया जाता है। इंडिया में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि केंद्र में भी वेस्टमिंस्टर सिस्टम है और यूनियन में भी आप देखेंगे, मतलब केंद्र में तो है ही लेकिन राज्य में भी, जैसे अलग अलग जो राज्य, हर एक राज्य के पास एक विधानसभा है, कुछ राज्यों के पास तो आपके विधान परिषद भी है यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, एलसी भी है।
तो कई जगह पे बाइकैमरल है, कई कई जगहों पे यूनिकैमरल है, लेकिन बात वही है कि वेस्टमिंस्टर सिस्टम तो है भारत में। भारत के यूनिक फीचर्स आप देखें कि मेजोरिटी पार्टी रूल होगा, जिस पार्टी मेजोरिटी आएगी वही रूल करेगी, नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, कोलिशन बना लो। उसके अलावा फिर जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी, यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ पे सेंटर टू द स्टेट हो गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर होगा। पूरा का पूरा जो आपका एग्जीक्यूटिव है वो किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, लेजिस्लेचर को। ओके, फिर जो आप देखें कि मेंबरशिप ऑफ द मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर, जो आपका पार्लियामेंट है या फिर विधानसभा है, वहां पे जो मंत्री हैं वहां के मेंबर होते हैं। प्लस लीडरशिप जो होती है वो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री यानी पीएम या सीएम की होती है, क्योंकि राज्य में भी है केंद्र में भी है। और फाइनली जब एक टेन्योर एंड होता है, जैसे भारत में तो 5 साल है, इंडिया में जब 5 साल है, कई जगहों पे अलग अलग होता है, तो डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, इलेक्शन के टाइम, और एक नई लोकसभा का शुरुआत होता है। तो आप देखें कि कुछ इस तरीके से आपका ये वेस्टमिंस्टर सिस्टम या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिस भी नाम से आप बुलाएं। लेकिन अब कई सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि भैया प्राइम मिनिस्टर की इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है कि इसको वेस्टमिनिस्टर क्यों कहना, इसको पार्लियामेंट्री क्यों कहना, इसको क्या कह दो, प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट। क्या कह दो, प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर की तो सारी इंपॉर्टेंस है, तो प्राइम मिनिस्टर सही क्यों नहीं नाम रख देते। तो कई सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये भी कहते हैं प्रधानमंत्री की ही इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है कि अब पार्लियामेंट्री या वेस्टमिनिस्टर कहना ही छोड़ दो, प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट ही कह दो। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत का चलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सेलिएंट फीचर है हमारे संविधान का। तो साथियों, अब मैं आखिरी टॉपिक पे चलना चाहूंगा, जो कि होगा हम लोगों का फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। मैं इस लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बिकॉज ये जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ा रहे हैं या फिर समझ रहे हैं, ये कभी ना कभी कल को घूम के हमारे पास वापस आएंगी ही। ये कर्म की तरह है, घूम के वापस आता ही है आगे चल के फ्यूचर में। तो वैसे आप देखेंगे कि जैसे मैं अगर ये पढ़ाऊंगा, तो जो हम लोगों का नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक होगा, यानी प्रियम्बल के बाद जो टॉपिक होगा यूनियन एंड टेरिटरीज, उसमें ये पढ़ाऊंगा। फिर आप देखेंगे कि सिटीजनशिप का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो सिंगल सिटीजनशिप पढ़ाऊंगा। जब लोकल गवर्नमेंट या फिर जब भी आपको एग्जीक्यूटिव पढ़ाऊंगा या फिर लेजिस्लेटिव पढ़ाऊंगा या फिर आपको थर्ड ईयर गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट पढ़ाऊंगा, तो फिर ये पढ़ाऊंगा। सेक्युलर के जो आपकी सेक्युलर स्टेट है वो मैं आपको प्रियम्बल में कवर करा दूंगा, या फिर आपके आर्टिकल 25 वाले सेक्शन में। उसके अलावा फिर इमरजेंसी प्रोविजंस का हम लोग अलग से लेक्चर लेते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इलेक्शन का भी हम लोग गवर्नेंस में अलग से लेक्चर लेते हैं। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये सब कल को घूम के आएंगे, तो मैं इसको ज्यादा खींचना नहीं चाहता। मैं सीधा ही टॉपिक छोटे शॉर्ट में कवर कराऊंगा, ताकि आपको एक पहले से ही एक आप पहले से ही तैयार हो जाओ। यू गाइस वुड बी प्रिपेयर्ड टू फेस द सेम सिचुएशन एनीवेयर द नेक्स्ट टाइम यू सी दिस टॉपिक्स एनीवेयर। तो फिर एक शॉर्ट से मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये सेलिएंट फीचर्स का काम ही होता है कि हम लोग एक शॉर्ट में समझ में आ जाए कि कहाँ से क्या लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, कैसे काम करता है। जब डिटेल में होगा वो तब डिटेल में होगा, इस शॉर्ट में अभी के लिए हम लोग समझ। फेडरल सिस्टम विद अ यूनिटरी क्या है, बायस। मतलब हम लोग का जो आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1, उसमें हम लोगों का क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। इंडिया दैट इज भारत वो अलग टॉपिक है, उसको हम यूनियन एंड टेरिटरीज में कवर करेंगे, लेकिन यूनियन एंड टेरिटरीज में हम लोग इंडिया दैट इज भारत पे भी फोकस करेंगे, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स पे भी फोकस करेंगे। यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी ये फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। हम लोगों का टोटली यूएस जैसा भी नहीं कि अलग अलग जो राज्य है उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो गाइस अब हम लोग बनेंगे यूनाइटेड, और हम लोग क्या हैं, स्टेट्स हैं। अब हम लोग कॉलोनीज हैं, हम लोग स्टेट्स हैं, और अब हम लोग यूनाइटेड हो रहे हैं। और हम लोग का जगह क्या है, हम लोग एक कैसे कॉन्टिनेंट में रहते हैं, उसका नाम अमेरिका है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम पड़ गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिंपल एज दैट। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कुछ इस तरीके से बना है, वहां पे स्टेट्स अलग अलग वो साथ में आए हैं। पर कई बार ये भी होता है कि कई बार बस एक तरीके से बन जाते हैं, हम लोग के पास ऑलरेडी था, उसमें कोई चॉइस नहीं थी कि आपको आने की नहीं आए, वो केवल और केवल प्रिंसली स्टेट्स के साथ था। तो कई बार तो कम टुगेदर ये फेडरेशन नहीं होता, कई बार अलग अलग भी होता है कि सब लोग साथ में आ रहे हैं या फिर एक यूनाइटिंग बॉडी है जो उनको सबको जोड़ रही है। कई बार ये लोग अलग अलग होते, कई बार ये लोग अलग अलग नहीं होते।
तो फिर इसी तरीके से आप देखेंगे कि इंडिया में टोटली स्टेट्स को इतनी ज्यादा पावर्स नहीं मिली। सरकार जो केंद्र में सरकार है उसके पास बहुत पावर्स है, और कई बार ये टसल भी चलता रहता है। बेस्ट एग्जांपल तमिलनाडु हो गया, इवन वेस्ट बंगाल हो गया, क्योंकि गवर्नर जो है वो सेंटर से भेजा गया है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में वैसे भी रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहती हमेशा। अब वो अलग बात होती है कि केंद्र में सेम सरकार है, सेम पार्टी है, और स्टेट में भी सेम पार्टी है। बेस्ट एग्जांपल उत्तर प्रदेश, ज्यादा यहाँ पे बवाल नहीं होता। लेकिन वैसे वेस्ट बंगाल है, टीएमसी की गवर्नमेंट है, तमिलनाडु है, डीएमके की गवर्नमेंट है, तो वहां पे दिक्कतें होती ही हैं, क्योंकि दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, वेस्टर्न इंटरेस्ट। तो इस वजह से आप देखेंगे कि भारत में ना ही टोटली फेडरेशन है, ना ही टोटली चाइना या फिर यूके की तरह आप देखेंगे कि यूनिटरी है। हम लोग का दोनों है। हम लोग राज्य को बोलने भी दे रहे हैं, पर लिमिट में बोलने दे रहे हैं, यानी एक आगे लिमिट डली हुई है, यानी हम लोग उसको बोलने नहीं, हम लोग उसको बोलने दे रहे हैं, बट उसको लिमिटेड बोलने दे रहे हैं, यानी एक लिमिटेशन है लेकिन बोलने भी दे रहे हैं। तो यानी हम लोगों का दोनों की दोनों ही चीजें हैं। यानी इसका हम लोगों का बेस्ट एग्जांपल क्या है, कनाडा। कनाडा जैसा हम लोग के यहाँ सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, पार्लियामेंट्री भी है साथ में, वैसा भी है। वैसे आप देखेंगे कि फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। फेडरल इन फॉर्म है, आपको दिखता है फेडरल है कि राज्य है, स्टेट है, बट आपका क्या है, यूनिटरी स्पिरिट है। हम लोग एक साथ एक भारतीय हैं, हम लोग देश के हैं, हम लोग भारत के हैं, हम लोग राष्ट्र के हैं, हम लोग इंडियंस हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा, मॉरिस जोन्स ने। वैसे क्वासी फेडरल किसने कहा, केसी वेयर ने। वैसे यही टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केसी वेयर ने कहा था, एक बार आज भी चुका है। वैसे आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था अपनी किताब में। फिर आप देखेंगे कि फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी हम लोग फेडरेशन है, बट जो टेंडेंसी है, जो कि मेन जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइजिंग है, यानी स्टेट के पास जो आपका यूनियन है उसके पास ज्यादा पावर्स है। ओके, ये किसने कहा था, आपका आइवर जेनिंग्स ने कहा था, नॉट जेनकिंस बट जेनिंग्स। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपका ये चलेगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको ज्यादा डिटेल में ज्यादा अच्छे से समझेंगे। बाकी मैं आपको शॉर्ट में बाकी सारे टॉपिक्स ही पढ़ाया था, जिसको मैं समझने की ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है, क्योंकि अब कल को हम लोग पढ़ेंगे। 3 टियर गवर्नमेंट, हम लोगों की लोकल गवर्नमेंट, हम लोग के पास 3 टियर्स हैं, यूनियन, स्टेट और लोकल। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सीए, उससे हम लोगों का है लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज भी, और साथ ही में आपकी पंचायत भी, वैसे ग्राम पंचायत वगैरह। तो ये 3 टियर गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट भी है हम लोग के पास। सिंगल सिटीजनशिप भी है। सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है भैया, हमारे पास राज्य की या फिर यूनियन की अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है। आप इंडियन हो बस, आप इंडियन और ऑस्ट्रेलियन दोनों की दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकते। या तो आप इंडियन हो या तो आप ऑस्ट्रेलियन हो। जैसे आपने ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप ली, आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर सिटीजनशिप पे जो होगा हम लोग का पार्ट टू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप, उसमें हम लोग इस चीज को ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो वही आप देखेंगे कि ये आपके सिंगल सिटीजनशिप, एक व्यक्ति यूएस और ऑस्ट्रेलिया साथ में हो सकता है सिटीजन। वैसे ही यूएस और यूके का भी हो सकता है, यूएस और कनाडा के भी हो सकता है, बट इंडिया में ऐसे नहीं है। इंडिया और जापान जैसी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। वैसे इमरजेंसी प्रोविजंस हम लोग के कुछ स्पेशल है। सेक्युलर स्टेट हम लोग का अलग है। सर्वधर्म संभाव, ये भी एक सैलिएंट फीचर है, जैसे कि मैंने पहले बताया। यूनिवर्सल आइडल फ्रेंचाइज, ये भी एक स्पेशल फीचर है। Everyone above the age of 18 can vote in the general elections, state elections, in municipalities के भी elections, local elections। 18 से ज्यादा के वो वोट कर सकते हो। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। मैं जानता हूँ कि कई लोगों को समझ में नहीं भी आया, तो टेंशन नॉट, वरी नॉट। मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में इसमें समझाऊंगा। कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करते हुए, प्रियम्बल को शुरू करते हुए। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग यहाँ पे कहा जाए तो मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक्स होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में प्रियम्बल का। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रियम्बल के साथ अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करते हुए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।